तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे मून लैंडिंग के बारे में। 20 जुलाई 1969 2:56 UTC ये वो समय है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो करते हैं जो उस समय से पहले किसी भी इंसान ने नहीं किया था। वो चांद की धरती पे पहला इंसानी कदम रखते हैं और ये मशहूर सेंटेंस बोलते हैं, One small step for man, one giant leap for mankind. लेकिन आज की डेट में उस मून लैंडिंग के 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और कुछ लोगों का मानना ये है कि मून लैंडिंग कभी हुई ही नहीं थी। ये पूरा का पूरा मून लैंडिंग एक मूवी के तरीके से धरती पे कहीं फिल्माया गया था और ये सिर्फ अमेरिका का प्रोपेगेंडा था जो उन्होंने कहा कि वो मून पे लैंड कर गए। आखिर ऐसा सवाल क्यों उठता है? मून लैंडिंग मिशन शुरू कैसे हुआ, क्या क्या उसमें हुआ और क्या फैक्ट्स हैं और क्या लोगों के सवाल हैं, दोनों चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। बोथ फैक्ट्स एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। बात है उस समय की जब अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी और दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से आगे निकलने की होड़ में थे। ये होड़ जो थी ये धरती के साथ ही स्पेस तक पहुंच चुकी थी। 1957 में रशिया दुनिया का पहला देश बन जाता है जो अंतरिक्ष में इंसान की बनी हुई कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है, उपग्रह। अभी तक सिर्फ एक नेचुरल उपग्रह था चांद, जो धरती के चक्कर लगाया करता था। पहला मैन मेड सैटेलाइट रशिया भेजता है स्पेस में, जिसका नाम था स्पुतनिक। इसके जवाब में 1958 में अमेरिका भी अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करता है, एक्सप्लोरर नाम का। 1961 में फिर से एक बार सोवियत रूस अमेरिका को स्पेस रेस में पीछे छोड़ देता है। वो पहला मैन मिशन करते हैं स्पेस का और यूरी गगारिन पहले इंसान बनते हैं जो स्पेस में जाते हैं, धरती के एटमॉस्फेयर को पार करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपनी स्पेस एजेंसी से बहुत नाराज होते हैं इन सारी चीजों की वजह से। वो रशिया के सारे मिशन जो थे वो सारे के सारे सक्सेसफुल हो रहे थे और यहाँ अमेरिका जो था वो उनसे पीछे छूट रहा था। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रशिया का जो यूरी गगारिन वाला मिशन था उसके एक हफ्ते के बाद 20 अप्रैल 1961 को अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर भेजते हैं जिसमें वो अपने बीच में हुई कुछ बातों को भी मेंशन करते हैं, क्योंकि जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे वो स्पेस काउंसिल के चेयरमैन भी थे। तो उन्हें ये कहा गया था कि वो सर्वे करें और देखें कि अमेरिका इस समय स्पेस रेस में कहाँ खड़ा है। इस लेटर में वो ये चीज पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि अमेरिका जो है वो रूस से इस स्पेस रेस में जीत जाए। क्या स्पेस में एक लेबोरेटरी सेटअप कर देने से ऐसा होगा? चांद का एक चक्कर लगा के अगर कोई रॉकेट लौट आए तो क्या ऐसा हो जाएगा? चांद पे कोई रॉकेट लैंड करा दें, इंसान को चांद पे भेज के वापस धरती पे बुला लें तो क्या हम इस रेस में जीत जाएंगे? और अगर ऐसा कुछ किया जाए तो उसकी एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी? वो ये भी पूछते हैं कि क्या अमेरिकन एजेंसीज 24 घंटे अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स पे काम कर रही हैं? अगर नहीं कर रही हैं तो क्यों नहीं कर रही हैं? और कोई ऐसा सुझाव जो इस काम को और तेजी से कर सके और अमेरिका को आगे निकाल सके। इस बारे में काफी सारे डिस्कशंस होते हैं, सोच विचार किया जाता है और लगभग एक महीने के बाद में 25 मई 1961 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपना वो ऐतिहासिक भाषण देते हैं जिसमें वो सारी दुनिया को चौंका के रख देते हैं। वो ये कहते हैं कि उस दशक के खत्म होने से पहले, मतलब 1961 में उन्होंने ये भाषण दिया था, तो उनका कहने का मतलब था कि 1970 से पहले पहले अमेरिका इंसान को चांद पे भेजेगा और सुरक्षित वापस लेके आएगा। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. आज की डेट में भी इसको काफी बड़ी बात कहा जाएगा, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जब मोबाइल तो छोड़िए इंटरनेट तक नहीं था। उस समय कंप्यूटर होते थे लेकिन एक डब्बे के तरीके से दिखा करते थे। अब सोचिए कि आपके पास इंटरनेट तक नहीं है और आप चांद पे जाके वापस आने की बात कर रहे हैं, किसी इंसान को चांद पे भेज के वापस लाने की बात कर रहे हैं।
अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए वो स्पेस एजेंसीज को एडिशनल 7 to 9 बिलियन डॉलर का फंड देते हैं। सारी की सारी स्पेस एजेंसीज जो होती हैं वो अपने प्रेसिडेंट के इस वादे को पूरा करने में जुट जाती हैं। कुछ ही महीने के अंदर वो सारी की सारी टेस्टिंग भी शुरू कर देते हैं। अगले 2 साल तक चांद पे जाने की सारी टेक्निक्स की जांच परख की जाती है और 1963 से 1966 तक बहुत सारे अनमैन्ड मिशन किए जाते हैं इस तकनीक को चेक करने के लिए, जांचने के लिए कि बिना इंसान के मिशन किए जाते हैं कि पहले देखें कि क्या ये सुरक्षित हैं, करी जा सकती हैं। जनवरी 1967 में पहला मैन्ड मिशन प्लान किया जाता है और पहली बार इंसान को स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट में बैठाया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इसमें 3 लोग थे, एडवर्ड, वर्जिल और रोजर। इस मिशन का नाम था अपोलो 1। लेकिन जब 27 जनवरी 1967 को इस रॉकेट को धरती पे ही टेस्ट किया जा रहा होता है, इसकी टेस्टिंग चल रही होती है, तो इसमें आग लग जाती है इसके कैबिन में। जो तीनों उस समय के फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स थे वो उस समय उसी कैबिन में मौजूद थे और उन तीनों की जलकर मौत हो जाती है उस एक्सीडेंट में। इतनी बड़ी ही दुर्घटना के बाद में नासा को एक झटका लगता है। इसके बाद के कई मिशन अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6 फिर से बिना इंसान के यानी अनमैन्ड टेस्टिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं। फाइनली अक्टूबर 1968 को अपोलो 7 लॉन्च किया जाता है, जो फिर से एक मैन्ड मिशन होता है, इंसान के साथ में किया गया मिशन होता है। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनको स्पेस में भेजा जाता है। ये एक सक्सेसफुल मिशन रहता है और वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित धरती पे वापस आ जाते हैं। 2 ही महीने के बाद दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें फिर से 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है, लेकिन इस बार उन्हें चांद के पास तक भेजा जाता है। इसके ठीक 3 महीने बाद मार्च 1969 में फिर से अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें चांद पे उतरने वाले लूनर मॉड्यूल को भी टेस्ट किया जाता है, जो एक्चुअली में चांद पे उतरा था। और उसके 2 महीने बाद मई 1969 को अपोलो 10 लॉन्च किया जाता है और इस मिशन में बस चांद पे उतरने के अलावा वो सब कुछ किया जाता है जो अपोलो 11 मिशन में चांद में उतरते समय किया गया था। तो आप देख रहे हैं, मतलब 2 महीने 3 महीने के अंतर में अपोलो 8, अपोलो 9, अपोलो 10 सब के सब लॉन्च हो रहे हैं जल्दी से जल्दी, ताकि जो बात बोली गई थी कि दशक खत्म होने से पहले इंसान को उतारना है, उस बात को पूरा किया जा सके। फाइनली 6 जुलाई 1969 को लॉन्च किया जाता है अपोलो 11। 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. जिसमें बैठे होते हैं मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस, लूनर मॉड्यूल पायलट एडविन बज ऑल्ड्रिन और कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये मून मिशन कुछ इस तरीके से था कि इसमें जो स्पेसक्राफ्ट था उसको एक रॉकेट के साथ में लगाया जाएगा। वो रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को धरती से बाहर लेके जाएगा, धरती के ऑर्बिट को छोड़ के वो चांद के ऑर्बिट में जाएगा स्पेसक्राफ्ट जो है। उस स्पेसक्राफ्ट के 2 हिस्से होंगे, एक होगा CSM कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल और दूसरा होगा लूनर मॉड्यूल। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल जो है वो चांद के चक्कर लगाता रहेगा उसके ऑर्बिट में, और लूनर मॉड्यूल उससे अलग होकर चांद की धरती पे कदम रखेगा। सारा कुछ होने के बाद में लूनर मॉड्यूल वापस उड़ के CSM पर जाएगा, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल पे, और दोनों जुड़ के वापस धरती पे आएंगे। ये जो स्पेसक्राफ्ट होता है इसको लॉन्च करने के लिए सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाइट से पहले इसमें 1 मिलियन गैलन फ्यूल डाला जाता है, जो था केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। इस रॉकेट का टोटल वजन जो था वो 30 लाख किलोग्राम था। इसी सैटर्न V5 रॉकेट की मदद से ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये धरती के ऑर्बिट में पहुंचता है और फिर धरती के ऑर्बिट को छोड़ के चांद की तरफ बढ़ता है। धरती के ऑर्बिट तक पहुंचने में इसे 10 मिनट से भी कम का समय लगता है
और पूरे अर्थ का ये 1.5 चक्कर लगाता है। 1.5 चक्कर लगाने के बाद में ट्रांस लूनर इजेक्शन किया जाता है, जिसमें ये धरती के ऑर्बिट को छोड़ के चांद की तरफ बढ़ जाता है। ये पूरा का पूरा काम होने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है और उसके बाद शुरू होता है चांद तक पहुंचने का सफर, जिसमें कुछ दिन लग जाते हैं। इसमें एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो बस खाना पीना खाते हैं, इंतजार करते हैं कि कब वो चांद तक पहुंच पाएंगे। 19 जुलाई 1969 को लगभग 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। यहाँ पे जो लूनर मॉड्यूल होता है वो CSM यानी कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल से अलग होके चांद की तरफ बढ़ने लगता है, जैसा कि मैंने बताया। और CSM जो होता है वो चांद के चक्कर लगाता रहता है एज प्लान्ड। जो CSM था उसे निक नेम दिया गया था कोलंबिया और लूनर मॉड्यूल का निक नेम था ईगल। ये जो कोलंबिया था इसको ऑपरेट कर रहे थे माइकल कॉलिंस और इसी वजह से उन्हें चांद की धरती पे कदम रखने का मौका नहीं मिलता। और ईगल पे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। रात को 8:10 पे लूनर मॉड्यूल यानी ईगल जो होता है वो चांद पे लैंड होने जा रहा था कि तभी एक अलार्म बजने लगता है 12:01। ये इस बात की वार्निंग थी कि मॉड्यूल के गाइडेंस कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो रहा है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन इस बारे में धरती के मिशन कंट्रोल से बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, तो उसके जवाब में गाइडेंस ऑफिसर स्टीव वेल्स उन्हें मिशन में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो इस चीज को सिमुलेशंस में देख चुके थे कि ऐसी चीज हो सकती है, लेकिन इसका उस मिशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कंप्यूटर ओवरलोड हो रहा है तो वो जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको थोड़े समय के लिए रोक देगा और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान रखेगा। मिशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ऑब्वियसली चांद के ऊपर आज से पहले कभी किसी इंसान ने लैंडिंग तो की नहीं थी, इसीलिए जो मॉड्यूल था उसको कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिक लैंडिंग करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। मॉड्यूल उसी हिसाब से चल भी रहा था, लेकिन चांद की सतह से 150 मीटर ऊपर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को यह एहसास होता है कि जो लूनर मॉड्यूल है वो एक ऐसी जगह पे लैंड करने जा रहा है जहां पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो इस मॉड्यूल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वो मॉड्यूल की जो लैंडिंग थी उसको अपने हाथ में ले लेते हैं, लैंडिंग के कंट्रोल्स को। और जो लैंडिंग के लिए पहले से डिसाइडेड जगह थी वो अब उससे 4 मील दूर लैंड करना फाइनल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई थी। ऐसे जो क्रूशियल मिशंस होते हैं उनके लिए हर एक चीज नाप तौल के यूज की जाती है, कितना फ्यूल डाला जाएगा, कितना वजन होगा, क्या क्या चीजें रखी जाएंगी। तो जब लैंडिंग की साइट बदली गई, 4 मील दूर लैंड करना फाइनल किया गया, तो उसमें फ्यूल भी ज्यादा खर्चा हुआ। 8:16 पे जब बज ऑल्ड्रिन देखते हैं तो फ्यूल इंडिकेटर जो था वो दिखा रहा था कि सिर्फ 5% फ्यूल बचा हुआ है। 3.5 down, 9 forward, 5%. अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर जरूरी फ्यूल नहीं बचा तो जो लूनर मॉड्यूल था वो चांद की सतह पे उतर तो जाएगा, लेकिन दोबारा उड़ के CSM तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर CSM तक नहीं पहुंच पाएगा तो नील और बज ऑल्ड्रिन जो हैं वो चांद की सतह पे ही रह जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर फ्यूल नहीं बच रहा है तो आप मिशन को अबॉर्ट कर दें और वापस लूनर मॉड्यूल जो है उसको CSM तक लेके चले जाएं और वापस धरती पे आ जाएं, क्योंकि फ्यूल नहीं बच पाया, जान गंवाने का उसमें कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मिशन कंट्रोल जो होता है वो उन्हें एक 60 सेकंड की कॉल देता है कि अगर 60 सेकंड्स में आप लैंड कर सकते हैं लूनर मॉड्यूल को तो कर दीजिए, वरना मिशन को अबॉर्ट करके वापस आ जाइए। वो उसे लैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें 30 सेकंड की वार्निंग भी दी जाती है मिशन कंट्रोल से। आखिरी के कुछ सेकंड्स में नील आर्मस्ट्रॉन्ग मिशन कंट्रोल को ये मैसेज भेजते हैं कि ईगल हैज लैंडेड। Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. मतलब लूनर मॉड्यूल जो है वो चांद की सतह पे लैंड कर चुका है। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग लूनर मॉड्यूल से बाहर निकलते हैं और चांद की धरती पे पहली बार इंसान के कदम रखे जाते हैं। उसी समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं ये मशहूर शब्द, One small step for man,
नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पे उतरने के जो ये पल थे, इन्हें लगभग 650 मिलियन लोग अपने टीवी स्क्रीन्स पर भी देखते हैं। इसके बाद बज ऑल्ड्रिन भी नीचे उतरते हैं और लगभग 2.5 घंटे तक ये लोग चांद की धरती पे सैंपल्स इकट्ठे करते रहते हैं और कई सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स सेटअप करते रहते हैं। ये वहां पे लगाते हैं एक अमेरिकन फ्लैग जो प्रेसिडेंट की स्पेस रेस जीतने के दावे को सही साबित करता है। ये एक टेलीविजन कैमरा सेटअप करते हैं वहां पे जो धरती पे सिग्नल भेज सके। एक सोलर विंड मेजर करने वाला डिवाइस लगाया जाता है। चांद पे एक लेजर बीम डिवाइस भी लगाया जाता है। धरती से चांद का जो टोटल डिस्टेंस है उन्हें मापा जा सके। एक पैसिव साइज्मोमीटर भी लगाया जाता है जो चांद पे आने वाले मून क्वेक्स को मेजर कर सके। अब धरती पे आएंगे तो अर्थक्वेक होंगे, चांद पे आएंगे तो मून क्वेक होंगे ना। वहां से लगभग 23 किलोग्राम पत्थर और मिट्टी इकट्ठा किया जाता है जिन्हें ये धरती पे लेके आते हैं स्टडी करने के लिए। वहां पे एक प्लेट छोड़ के आते हैं जिसपे लिखा होता है हियर मैन फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून। जुलाई 1969 AD वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। अब प्लान के हिसाब से लूनर मॉड्यूल को 21 घंटे चांद पे रहना था और फिर वापस उड़ के CSM से जुड़ जाना था। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ये नहीं जानते थे कि मॉड्यूल से बाहर निकलते वक्त उनसे एक स्विच टूट गया था जो प्रोपल्शन इंजन को चालू करता था। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि अगर इंजन ही चालू नहीं होंगे तो वापस उड़ के CSM तक पहुंचा कैसे जाएगा। बज ऑल्ड्रिन ऐसे में एक तरकीब निकालते हैं और सोचते हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है, सर्किट वगैरह तो ठीक है, बस एक स्विच ही टूटा है ना, और स्विच का काम होता है सर्किट को जोड़ना। तो उस सर्किट को जोड़ने के लिए वो अपने मेटल के पेन का इस्तेमाल करते हैं और फाइनली मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों जो होते हैं ये चांद की सतह से उड़ के फिर से चांद के ऑर्बिट में पहुंचते हैं और CSM से जाके अटैच हो जाता है लूनर मॉड्यूल। अब ये वापस चल पड़ते हैं धरती की ओर। CSM जो था उसके मेनली 2 हिस्से थे, एक कमांड मॉड्यूल और एक सर्विस मॉड्यूल। अब एज पर प्लान कमांड मॉड्यूल जो था उसको सर्विस मॉड्यूल से अलग होके धरती की तरफ आना था और सर्विस मॉड्यूल के बारे में ये था कि वो एटमॉस्फेयर जो है धरती का उससे टकरा के खुद ही नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक खतरा था कि अगर सर्विस मॉड्यूल के टुकड़े जो हैं वो कमांड मॉड्यूल से टकरा जाएंगे तो एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए सर्विस मॉड्यूल में कुछ थ्रस्टर्स लगाए गए थे जो सर्विस मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से दूर ले जा सके और एस्ट्रोनॉट्स की जान को कोई खतरा ना हो। लेकिन यहां भी एक गड़बड़ हो जाती है। पता चलता है कि जो सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। उसके कमांड मॉड्यूल से अलग होने के बाद में जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो उसकी टूटे हुए टुकड़े, सारी जो डिब्री थी, उसको अपने कमांड मॉड्यूल के आसपास से उड़ता हुआ देखते हैं। और ये एक चमत्कार की तरीके से होता है कि कोई टुकड़ा कमांड मॉड्यूल से नहीं टकराता और वो सुरक्षित धरती की ओर आ पाते हैं। धरती के एटमॉस्फेयर में आने के बाद में उनके जो पैराशूट थे कमांड मॉड्यूल के वो खुल जाते हैं और वो समुद्र में लैंड कर जाते हैं, जहां से उनको बाद में रेस्क्यू किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। अब क्योंकि ये पहला मैन्ड मिशन था मून के लिए तो इसमें कई सारी गलतियां हुई थी, जिसमें आपने जैसा कि मैंने बताया अभी कि जिस समय वो चांद पे लैंड कर रहे थे लोकेशन की प्रॉब्लम हुई थी, फिर फ्यूल कितना होगा उसकी प्रॉब्लम हुई थी, फिर वापस जाते समय स्विच की प्रॉब्लम हुई थी, इवन धरती पे आते समय भी जो थ्रस्टर्स काम करने थे वो काम नहीं किए। तो इस तरीके का मिशन था कि उसमें खतरा बहुत था। और ये बात ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं थी, ये बात धरती पे नासा वालों को भी पता थी। इसी वजह से जो US प्रेसिडेंट थे उस समय के रिचर्ड निक्सन, उन्होंने एक ऑल्टरनेट स्पीच तक तैयार कर रखी थी। उस ऑल्टरनेट स्पीच में ये बोलना था उनको कि जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो धरती पे वापस क्यों नहीं आ सके, कैसे वो चांद पे रह गए और अब वो वहीं पे रह पाएंगे, क्योंकि उनको था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, शायद वो चांद पे जाएं तो वापस ना आ पाए। खैर, जब वो सुरक्षित वापस आ जाते हैं उसके बाद भी उन्हें 2 हफ्ते तक एक सील चैम्बर में क्वारंटीन रखा जाता है, क्योंकि ये खतरा था कि कहीं चांद से कोई वायरस या बैक्टीरिया वो धरती पे ना लेके आ गए हो, जिससे कोई बीमारी हो जाती हो, जिससे कुछ जानलेवा चीज फैल जाए।
प्रेसिडेंट निक्सन भी पहली बार इनसे उस क्वारंटीन चैम्बर के बाहर ही मिलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता नहीं है, वो लोग बिल्कुल हेल्दी लाइफ जीते हैं उसके बाद भी। लेकिन जॉन एफ कैनेडी की कही हुई वो बात सच साबित होती है और 1960 का दशक खत्म होने से पहले पहले अमेरिका चांद पे इंसान के कदम रख देता है। In 1969, the public had little reason to question mankind's historic first step on the moon. After all, the achievement was a celebration of technological supremacy. America had finally won the space race. अब ये तो बात हो गई उस इतिहास की जिसे सब लोग जानते हैं और ज्यादातर लोग मानते भी हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ये मानते ही नहीं है कि मून लैंडिंग कभी हुई भी थी, इंसान ने कभी चांद पे कदम रखा भी था। अब आप कहेंगे कि ऐसी क्या बात है कि लोग मानने को नहीं तैयार, जब सब कुछ दिख रहा है, हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं मान रहे? तो जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, इनका ये मानना है कि उस समय कोल्ड वॉर का समय था और अमेरिका जो था वो स्पेस रेस में रशिया से हार रहा था। तो उस स्पेस रेस को जीतने के लिए, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक दावा ठोक दिया था कि हम दशक खत्म होने से पहले पहले कर लेंगे, इसी वजह से 70 आने से पहले 69 में ही ये मून लैंडिंग कैसे हो गई। इसके अलावा कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो इस बारे में हैं कि जो जो चीजें उस मून लैंडिंग में दिखाई गई वो कैसे सच हो सकती हैं। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली थ्योरी आती है कि जब चांद पे हवा ही नहीं है तो अमेरिकन फ्लैग लहरा कैसे रहा है। सही बात है, अगर आप कभी भी झंडा किसी पोल के ऊपर लगाते हैं, हवा नहीं चल रही हो तो वो झंडा झुका रहता है। जब चांद पे हवा है ही नहीं तो वो लहरा कैसे रहा। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की थ्योरी है। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया जाता है कि नासा को ऑब्वियसली ये चीज पता थी कि चांद पे हवा नहीं है, इसलिए उन्होंने चांद पे जो झंडा भेजा था उसमें वर्टिकल के साथ में एक हॉरिजॉन्टल रॉड भी लगाई गई थी ताकि झंडा जो है वो सीधा रह सके, झुके नहीं। जहां तक रही वीडियो में उसके हिलते हुए दिखने की बात, तो वो सिर्फ तब तक होती है जब कोई एस्ट्रोनॉट उस झंडे को पकड़े हुए था और हिला रहा था, क्योंकि वो एल्यूमिनियम के बने हुए रॉड थे तो इसकी वजह से उसमें थोड़ी लहर सी दिखाई दे रही थी। लेकिन जब एक बार वो झंडा गाड़ दिया गया उसके बाद उसमें कोई हरकत नहीं थी, वो बिल्कुल स्टिल ही था। और सीधा तो ऑब्वियसली इस वजह से था बिकॉज उसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगी हुई थी। दूसरी थ्योरी आती है कि जब चांद पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन छोड़ो, वहां पे हवा तक नहीं है, तो जितनी भी एस्ट्रोनॉट्स की फोटोज और वीडियोस हैं उसके बैकग्राउंड में आसमान में तारे क्यों नहीं दिख रहे। आज की डेट में भी अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पे हवा साफ है तो आपको पूरा का पूरा आसमान तारों से भरा हुआ दिखता है। तो जहां पे हवा ही नहीं है, पॉल्यूशन तो बात ही छोड़ दो, वहां पे तारे क्यों नहीं दिख रहे। इसका जवाब इस तरीके से दिया जाता है कि जिस समय मून लैंडिंग हुई थी उस समय चांद में दिन का समय था, सूरज निकला हुआ था, इसी वजह से वहां पे रोशनी थी। जो फोटोज खींच रहे हैं आप, जो एस्ट्रोनॉट्स को देख पा रहे हैं, बाकी चीजों को देख पा रहे हैं, वो इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि सूरज उस समय चांद पे चमक रहा था। तो दिन में तारे कहां से दिखाई देंगे। आसमान नीला इस वजह से नहीं था क्योंकि धरती पे आसमान नीला गैसेस की वजह से दिखाई देता है, चांद पे वो गैसेस है नहीं तो वो तो काला ही दिखेगा। और वैसे भी एस्ट्रोनॉट्स के जो कॉस्ट्यूम्स थे, जो स्पेस सूट थे, वो काफी चमकीले थे, व्हाइट कलर के थे। ऐसी कंडीशन में आज की डेट में जो एडवांस कैमरे हैं उनसे भी अगर फोटो खींची जाए किसी चमकीली चीज की तो उसके पीछे का बैकग्राउंड इतना क्लियर नहीं दिख सकता। आप आज की डेट में भी अगर जो हाई डेफिनेशन कैमरे हैं उनसे भी फोटो खींचेंगे तो तारे पीछे की तरफ नहीं दिखाई देंगे। तो 1969 की बात की जाए, उस समय के जो कैमरे थे वो बैकग्राउंड में क्या ही दिखाएंगे, इतनी चमक में कैसे दिखेगा कुछ भी पीछे। तीसरा सवाल क्या खड़ा किया जाता है परछाइयों को लेके, कि जो फोटोज में वीडियोस में परछाइयां दिख रही हैं वो अलग अलग दिशा में दिख रही हैं, डिस्टॉर्टेड सी दिख रही हैं। ऐसा तो तभी हो सकता है जब अलग अलग तरफ से लाइट पड़ रही हो। जैसे मूवी सेट में अलग अलग तरफ से फ्लैश लाइट्स लगाई जाती हैं तो इधर भी परछाई दिख सकती है, उधर भी परछाई दिख सकती है। ये तो उसी तरीके से जो ये मून लैंडिंग है इसको किसी टीवी सेट पे फिल्माया गया है, चांद की सतह पे नहीं फिल्माया गया। इसका जवाब इस तरीके से दिया जाता है कि जो चांद है उसमें भी रोशनी कई जगह से आ रही थी। पहली बात तो सूरज चमक रहा था, दूसरी बात एस्ट्रोनॉट्स के जो खुद का उनका कपड़े थे, जो उनका स्पेस सूट था वो खुद सफेद चमकीले कलर का था जो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा था।
लूनर मॉड्यूल भी मेटल का बना हुआ था, उसकी जो सरफेस थी वो भी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी, इसीलिए चांद की सरफेस पे भी कई जगह से रिफ्लेक्शन पड़ रहा था और इसी वजह से परछाइयां जो थी वो डिस्टॉर्टेड सी दिख रही थी, अलग अलग दिशा की ओर बन रही थी। चौथी थ्योरी आती है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो बज ऑल्ड्रिन की फोटोज खींची हैं उसमें बज ऑल्ड्रिन के हेलमेट के रिफ्लेक्शन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई कैमरा ही नहीं दिख रहा। तो फोटो कैसे खींची उन्होंने? ये तो किसी और ने फोटो खींची, ये मॉफ्ड फोटो है। इसका जवाब इस तरीके से दिया जाता है कि जो स्पेस सूट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहन रखा था, कैमरा उसी में फिट था, अलग से कैमरा नहीं लेके गए थे वो के निकालने और खींचे। इसी वजह से उनके हाथ में कोई कैमरा नहीं दिख रहा, वो उनके सूट का कैमरा जो फोटो खींचता है बज ऑल्ड्रिन की। पांचवी थ्योरी ये आती है कि अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही पहले इंसान थे जो चांद की सतह पे उतरे, तो उनका उतरने का वीडियो किसने बनाया? हमारे आज की डेट के जो न्यूज चैनल हैं उनके संवाददाताओं ने। तो इसका जवाब इस तरीके से दिया जाता है कि लूनर मॉड्यूल के ऊपर भी बाहर की तरफ कैमरे लगे हुए थे बहुत सारे, जो उसके डायरेक्शन को देखने के लिए, लैंडिंग को देखने के लिए और आसपास की चीजों को देखने के लिए, उनका वीडियो बनाने के लिए थे। उन्हीं ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की उतरने की वीडियो भी बनाई थी। कुछ थ्योरी ये भी हैं कि जो उनके पैरों के निशान थे वो चांद की सतह पे आज की डेट में नहीं है। जब हवा ही नहीं है तो वो निशान कैसे हट गए? ये भी बोला जाता है कि अगर इतना ही सक्सेसफुल मून मिशन था तो उसके बाद से आज तक क्यों कोई मून मिशन नहीं हुआ? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में कई सारी थ्योरीज हैं, कई सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। अब अगर उसके मिशन की मैं बात करूं तो ये लास्ट मून मिशन जो हुआ था ये 1972 में किया गया था, अपोलो 17। क्योंकि उस समय जो ये पूरा मिशन थे वो इतने महंगे थे कि उस समय $24 बिलियन खर्चा किया था अमेरिका ने इस मून मिशन के ऊपर। आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखें तो वो $100 बिलियन बनता है। यही वजह है कि 50 साल हो चुके हैं, उसके बाद से कोई मून मिशन हुआ नहीं है। उस समय अमेरिकन गवर्नमेंट को इस बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था कि जो पैसा आपने मून मिशन पे खर्चा किया है वो आप कई और चीज़ों पे खर्चा करते तो शायद देश का भला हो जाता। खैर, हाल ही में नासा ने ये घोषणा की है कि वो अपने नए आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत फिर से इंसानों को चांद पे भेजेंगे और इस बार वो एक महिला एस्ट्रोनॉट को चांद पे भेजेंगे और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को भी। तो फ्यूचर में हमें और कितनी मून लैंडिंग, मार्स लैंडिंग या और कुछ देखने को मिलता है, ये फ्यूचर का विषय है। आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।